इस वाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें और उसको सेव कर लें। मुझसे पूछा गया है कि एक दर्शक ने पूछा है कि अनबैलेंस्ड करंट जीरो सीक्वेंस करंट कैसे क्रिएट करता है, और ये जीरो सीक्वेंस करंट और जीरो सीक्वेंस फ्लक्स, करंट तो नहीं, करंट के कारण जो जीरो सीक्वेंस फ्लक्स क्रिएट होता है वो अपना रास्ता ट्रांसफार्मर के टैंक के थ्रू क्यों चुनता है। तो पहले पार्ट का उत्तर तो यह है कि न्यू स्टार कनेक्शन यदि बैलेंस्ड हो तो न्यूट्रल के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन यदि अनबैलेंस्ड हो यानी कि अनइक्वल करंट हो तीनों में, आर फेज, वाई फेज और बी फेज में इक्वल करंट नहीं होकर के अनइक्वल करंट हो, या फेज डिफरेंस 120 डिग्री से कम या ज़्यादा हो, तो अनबैलेंस करंट फ्लो करेगा। और इस अनबैलेंस करंट के सिमेट्रिकल कंपोनेंट की बात करें तो 3 कंपोनेंट होते हैं: पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट। तो पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट और नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट एक दूसरे के फेजर ऑपोजिट होते हैं और इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं, इसलिए वे एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, लेकिन जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट रह जाता है। अब हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर 7 में चर्चा किया था कि अनबैलेंस करंट कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो तीनों फेज में यदि आई आर, आई वाई, आई बी अनइक्वल करंट हो तो न्यूट्रल के थ्रू जो करंट फ्लो करेगा आई एन, ये होगा आई आर स्क्वायर प्लस आई वाई स्क्वायर प्लस आई बी स्क्वायर माइनस आई आर आर वाई माइनस आई वाई आई बी माइनस आई आर आई बी, इस पूरे का रूट ओवर। मान लिया ये एक्स आता है तो एक्स इज आई जीरो, यानी कि ये आई जीरो जो होगा हमारा, आई जीरो यहाँ पर हमने इसको ये जीरो सीक्वेंस करंट को माना है। जीरो सीक्वेंस करंट ये तीनों फेज में इक्वल क्वांटिटी में इन फेज होते हैं और क्वांटिटी में इक्वल होते हैं। तो आई जीरो इजकल टू, इन ईच फेज आई जीरो इजकल टू आई एन बाई आई थ्री। तो ये पहले पार्ट का उत्तर हुआ। अब दूसरा पार्ट कि ये ट्रांसफार्मर टैंक के थ्रू कैसे रास्ता बनाते हैं। तो ये हमारा कोर टाइप, सेल टाइप का ट्रांसफार्मर है और ये कोर टाइप का ट्रांसफार्मर है। इस कोर में ए, बी, डी, सी ये कोर है और ई, एफ, जी, एच ये टैंक है। पहले हम सेल टाइप की बात करें। सेल टाइप का कंस्ट्रक्शन सिंगल फेज में अगर देखें तो ये कोर है, कोर वाइंडिंग को आयरन कोर कवर किए हुए है। इसके अपोजिट कोर टाइप में क्या है, ये कोर लिम्ब है ये, तो ये कोर लिम्ब में के ऊपर ये वाइंडिंग्स है, ब्लू और ब्लैक कलर में जो है ये वाइंडिंग्स है। तो कोर टाइप में कोर के ऊपर वाइंडिंग होता है, मतलब वाइंडिंग कोर को सुपरस्क्राइब किए हुए रहते हैं, और सेल टाइप में कोर वाइंडिंग को सुपरस्क्राइब किए हुए रहते हैं। तो ये एक बेसिक एक इंटरव्यू क्वेश्चन हुआ, सेल टाइप और कोर टाइप में क्या डिफरेंस है। तो एक डिफरेंस ये यहाँ पर आ गया।
अब यदि हम जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में मेजरमेंट की बात करें तो ये टैंक जो है ये टर्सरी वाइंडिंग का काम करने लगता है। प्राइमरी, सेकेंडरी और ये टर्सरी का काम करने लगता है। यदि इसकी बात करें, सेल टाइप में बात करें, तो ये लास्ट एंड ये है इस कॉइल का, इस कॉइल का लास्ट एंड ये है, इस कॉइल का लास्ट एंड ये है। तीनों को मिलाकर जोड़ करके स्टार पॉइंट बनाया गया। ये स्टार पॉइंट यहाँ से निकल के और इसमें एक लोड के थ्रू ये इसके एंड पॉइंट में गया है। देख रहे हैं ना, ध्यान देंगे, इसके एंड पॉइंट में है, इसके एंड पॉइंट में है और इसके एंड पॉइंट में है। लेकिन ये जुड़ा हुआ ये लोड सिर्फ इसके एक पॉइंट से, इसके इनिशियल पॉइंट से है, इस फेज के। अब अनबैलेंस क्रिएट होना ही है। अनबैलेंस क्रिएट होने पर ये देखिए फ्लक्स जो जनरेट हो रहा है वो कोर के अंदर ही यहाँ से निकल के यहाँ से अपना सर्किट पूरा कर रहा है। ये सर्किट पूरा कर ले रहा है। लेकिन अगर अब हम कोर टाइप की बात करें तो कोर टाइप में ये इसको लेकर के स्टार पॉइंट क्रिएट किया गया है। अब इस स्टार पॉइंट से ये जुड़ा हुआ है, इस स्टार पॉइंट से इस वेरिएबल टाइम वेरिंग लोड को जोड़ा गया है। 3IN = 3I0। कंप्लीट करंट जो है न्यूट्रल का और ये जीरो सीक्वेंस करंट जो कि इसका 3 टाइम्स होगा, सॉरी इसका 1/3 होगा, तो ये कंप्लीट करंट जो है इसके थ्रू एक फेज में फ्लो कर रहा है। और ये इसका फ्लक्स जो है ये यहाँ से जनरेट होकर यहाँ से आकर के ये पाथ लेते हुए इसमें इंटर कर रहा है। फिर यहाँ से आकर के ये पाथ लेते हुए इसमें इंटर कर रहा है। इसमें इंटर करके यहाँ से ये कोर का पोर्शन तो यहीं तक है, इसमें भी कोर का पोर्शन तो यहीं तक है। इसके ऊपर ये जो है ये एयर गैप है। इसमें एयर गैप रिलक्टेंस काफ़ी हाई क्वांटिटी में होगा और फ्लक्स का क्वांटिटी तो हायर होगा ही। फ्लक्स डेंसिटी तो कांस्टेंट है, लेकिन एरिया ज़्यादा है तो फ्लक्स का क्वांटिटी तो ज़्यादा होगा ही ना। अब ये क्या है कि ये ऑयल टैंक है। ऑयल टैंक के ऊपर ये ऑयल टॉप कवर है। टैंक और कवर के बीच में गैस्केट होता है। ये गैस्केट ये इस कोर फ्लक्स के कारण टैंक में एडी करंट क्रिएट होता है। इस एडी करंट हीटिंग के कारण एक कोर के बीच में एक रबराइज, देखिए रबराइज कॉर्सेट मैंने लिखा हुआ है, रबराइज कॉर्सेट होता है। रबराइज कॉर्सेट ये गर्म होकर के पिघलने लगता है और क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होने पर इतना पिघल जाता है कि इसमें से ऑयल फ्लो करने लगता है। और ऑयल का देखिए ऑयल लीक, और यदि इसको समय पर ध्यान नहीं दिया गया तो ट्रांसफार्मर फेल भी कर सकता है। हम लोगों ने जाना था कि 12 से 15% डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का फेलियर रेट है और ग्रिड ट्रांसफार्मर का फेलियर रेट भी 4 से 5% है। तो फेलियर का एक कारण ग्रिड ट्रांसफार्मर का ये भी है। तो मैं समझता हूँ कि कोर फ्लक्स के इसके टैंक के थ्रू सर्किट कंप्लीट करने को कुछ स्पष्ट किया जा सका है। ये टैंक जो है ये इसमें टर्सरी का,
प्राइमरी, सेकेंडरी और ये टर्सरी का काम करने लगता है। लेकिन चूँकि एयर गैप बहुत ज़्यादा है तो फ्लक्स का फ्लो थोड़ा स्लो होता है, कम होता है। लेकिन यदि ये जीरो सीक्वेंस करंट बहुत ज़्यादा हुआ तो फ्लक्स का क्वांटिटी काफ़ी होता है कभी कभी, इसको ये जला देने के लिए, रबराइज कॉर्डशीट को जला देने के लिए और ऑयल लीकेज के लिए। इसका एक सॉल्यूशन है, ट्रांसफार्मर के टॉप कवर और उसके बॉडी के बीच में कुछ आयरन शीट्स को हम या आयरन फ्लैट को वेल्ड कर दें ताकि वो फ्लक्स को पाथ मिले, टॉप कवर और उसके बीच में पाथ मिले, मैग्नेटिक पाथ मिले, तो ये गैस्केट जो है बाईपास हो जाएगा और वो जलने से बच जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। शेष अगले वीडियो में। एक बार पुनः धन्यवाद।